नमस्कार, देव वीडियो यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 का चैप्टर नंबर 4 राजस्थान में औद्योगिक विकास के बारे में पढ़ रहे थे। इसके शुरुआती 2 पार्ट में हमने इसका ओवरव्यू जाना, राजस्थान में एमएसएमई सेक्टर के बारे में पढ़ा और राजस्थान में निर्यात और निवेश के बारे में पढ़ा। हम इस चैप्टर को आज आगे बढ़ाएंगे और आज हमारा टॉपिक होगा राजस्थान में निवेश। तो राजस्थान में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। यही कारण है कि राजस्थान में निवेश भी बढ़ रहा है। निर्यात बढ़ाने के प्रयास कर रही है, वही कारण है कि राजस्थान में निवेश बढ़ रहा है। तो आज हम पढ़ेंगे, आज हमारा टॉपिक होगा राजस्थान में निवेश को प्रोत्साहित करने वाले संगठन। ऐसे कौन से संगठन हैं जो राजस्थान में निवेश को बढ़ावा दे रहे हैं। उसमें हम 4 संगठन पढ़ेंगे। राजस्थान वित्त निगम RFC, राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम, राजसिको और रिको, और चौथा है BIP निवेश संवर्धन ब्यूरो। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे RFC। सबसे पहले देखेंगे RFC, राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना, RFC की स्थापना 1955 में की गई। एक तो ये पता होना चाहिए हमें। और ये क्या करता है, ये उद्योगों की स्थापना, यानी नए उद्योग बना रहे उद्योगों की स्थापना, या पहले से उद्योग है ना, पहले से स्थापित उद्योगों का विस्तार कर रहे हैं, उनमें आधुनिकीकरण कर रहे हैं। उसके लिए क्या करता है, ये ऋण देता है। और ये ऋण 20 करोड़ तक का ऋण देता है। कितना ऋण देता है? 20 करोड़ तक का लोन देता है। ये RFC के बारे में। और RFC के द्वारा निम्न योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। जैसे वो योजना, एक तो युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना हो गई। ये नाम देख लेना, वैसे पूछते नहीं। एक तो ये योजना हो गई, और गोल्ड और प्लेटिनम कार्ड योजना होगी। प्लेटिनम कार्ड योजना, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो RFC द्वारा वित्त पोषित क्रियान्वित की जा रही है। एक तो इसमें ये ध्यान रखना कि 20 करोड़ तक का ऋण देता है RFC, और नए उद्योगों की स्थापना के लिए और उद्योगों के विस्तार के लिए। ठीक है, और इसकी स्थापना की गई 1955 में। RFC के बारे में इतना ही पढ़ना है। दूसरा है राजसिको, राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ। इसकी भी स्थापना देखनी है। राजसिको की स्थापना की गई 1961 में। 1961 में इसकी स्थापना की गई राजसिको की। और ये क्या करता है, नाम से पता है, लघु उद्योगों के विकास के लिए कार्य करता है। क्या लघु उद्योग है, उसके विकास के लिए काम करता है। और ये क्या करता है, जो ये उद्योग है ना, उनको क्या करवाता है, एक तो कच्चा माल, लघु उद्योग है, उनको कच्चा माल प्रोवाइड करवाता है, और साथ में प्रशिक्षण, जो कारीगर है या वो हस्तशिल्पी है, बुनकर है, उनको प्रशिक्षण संबंधित कार्यक्रम आयोजित करवाता है। ये कच्चा माल प्रोवाइड कराता है, और हस्तशिल्पियों से तैयार माल को क्या करता है, मार्केटिंग का काम करता है। और तैयार माल की विपणन, मार्केटिंग, ये काम करता है। ये कौन? राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम। और इसके द्वारा प्रदर्शनी, व्यापार मेले आदि का भी आयोजन किया जाता है। ये एक बार देख लेना। और ये राजसिको है ना, राजसिको हस्तशिल्पों को बढ़ावा देने के लिए
हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए, राजसी को हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए राजसिकों के द्वारा राजस्थली नामक मार्केटिंग केंद्र चलाए जा रहे हैं। और ये केंद्र भारत में 4 जगह चलाए जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। इसमें 2 केंद्र तो ये राजस्थान में, एक तो जयपुर है, एक उदयपुर है, एक दिल्ली है और चौथा है कलकत्ता। ये एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव, 4 ऑप्शन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हस्तशिल्प को पढ़ रहे हैं तो हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में हाल ही में 17 सितंबर 2022 को राजस्थान हस्तशिल्प नीति लागू की गई है। उसको भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। एक देख लेना एक बार, राजसिको की स्थापना 1961 में की गई, ये अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा ये क्या करता है, ये कच्चे माल को हस्तशिल्पियों को प्रोवाइड करवाता है और जो इनसे तैयार माल होता है उसको मार्केटिंग का काम करता है, विपणन का काम करता है। और आगे ये प्रदर्शनी, व्यापार मेले आदि का आयोजन भी करता है। और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए राजस्थली नामक मार्केटिंग केंद्र चला रहा है। और ये केंद्र 4 जगह चल रहे हैं, जयपुर उदयपुर, दिल्ली और कलकत्ता। अब आगे चलते हैं, हस्तशिल्प नीति। राजस्थान की हस्तशिल्प नीति आई है। इसके अंदर ये राजस्थान हस्तशिल्प नीति, ये 17 सितंबर 2022 को, ये डेट पता होनी चाहिए। अभी एग्ज़ाम हुआ था कोई, उसमें पूछी गई थी। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए उसके हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे एक बार, तो देख लो। ये 17 सितंबर 2022 को आई है। और राजस्थान की एमएसएमई नीति भी इसी दिन 17 सितंबर 2022 को ही आई थी। अब इसमें क्या, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इस नीति का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो ये हस्तशिल्पी है ना, राजस्थान के हस्तशिल्पियों जिन्हें हम बुनकर बोलते हैं, बुनकरों के उत्थान के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एक तो ये यहाँ लिखता हूँ मैं, पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी बुनियादी विकास डेवलपमेंट। दूसरा है उनको वित्तीय सहायता, उपलब्ध करवाना, वित्तीय सहायता। मार्केटिंग की सहायता, विपणन की सहायता, मार्केटिंग की व्यवस्था। और उनकी परंपरागत कला है ना, जो हस्तशिल्प को लेकर परंपरागत कलाओं, वह ऐसी कला जो कि विलुप्त होने की संभावना है। परंपरागत कलाओं और विलुप्त हो रही कलाओं को पुनर्जीवित करना और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये नीति आई है। तो ये आपको दिख रहा है साफ साफ कि इसका उद्देश्य क्या है। जो बुनकर है, हस्तशिल्पी है, उनके उत्थान के लिए एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, एक उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध हो जिससे वह कच्चा माल प्राप्त कर सके, प्रशिक्षण की व्यवस्था कर सके और मार्केटिंग की व्यवस्था कर सके। जो कच्चा माल जो उनको वित्त दिया है, उनसे जो कच्चा माल उन्होंने तैयार करके तैयार माल किया है, कच्चे माल से उनको मार्केटिंग की व्यवस्था उपलब्ध हो। और ऐसी कलाएं, हस्तशिल्प की ऐसी कलाएं हैं जो विलुप्त हो गई है, उनको पुनर्जीवित करना और साथ ही
रोजगार के नए अवसरों को सृजन करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें प्रावधान क्या है, प्रावधानों को वैसे तो इसमें डिटेल से दिया गया नहीं, वैसे मोटे मोटे दिया गया है। मैं बता देता हूँ क्या क्या दिया है इसमें। एक तो प्रत्येक वर्ष क्या होना चाहिए, हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन होना चाहिए। जैसे हम प्रशासन गाँव के संग अभियान के एक सप्ताह ले रखे हैं, वैसे ही एक सप्ताह होना चाहिए। दूसरा है एक राज्य स्तरीय पुरस्कार भी दिया जाना, राज्य स्तरीय पुरस्कार भी दिया जाना चाहिए इनको, हस्तशिल्पियों को। तीसरा, जो ये वो लोन लेते हैं ऋण हेतु ब्याज में क्या दिया जाना चाहिए, 100% छूट दी जानी चाहिए, ब्याज में 100% की छूट दी जानी चाहिए। ये 3 इसमें प्रावधान है। एक तो प्रत्येक वर्ष हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन किया जाना चाहिए। दूसरा, राज्य स्तरीय पुरस्कार भी दिए जाने चाहिए हस्तशिल्प को। और तीसरा, जो इनको ऋण ले रहे हैं उद्यमी के विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, वो ऋण उनमें ब्याज की 100% की छूट होनी चाहिए। ये इसमें प्रावधान है। एक बार इनको देख लेना, राजस्थान की हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर 2022। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है और इनके प्रावधान है। ठीक है, ये राजसी को यहाँ पे पूरा हुआ। नेक्स्ट चलते हैं रीको। तीसरा है रिको। इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूँ, कई एग्जामों में तो फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। राजस्थान स्टेट मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एवं इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी पहले तो सबसे पहले स्थापना, रीको की स्थापना 1980 में की गई। और ये क्या करता है, इसके नाम से पता चल रहा है, इंडस्ट्रियल को औद्योगिक विकास करना और निवेश को आकर्षित करना, इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना। तो ये क्या करता है, औद्योगिक विकास हेतु क्या है, शीर्ष संस्था है राजस्थान की, शीर्ष संस्थान है एक तो ये। और ये औद्योगिक विकास और इन्वेस्टमेंट के लिए लघु एवं मध्यम उद्यमी को क्या देता है, उद्यमों को क्या देता है, ऋण देता है, उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाता है, वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता, तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाता है। ये रीको के काम है, ये करता है। इसकी स्थापना देख लेना। और ये क्या करता है, औद्योगिक विकास हेतु शीर्ष संस्थान है और लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऋण देता है और तकनीकी सहायता और वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाता है। ठीक है, अब रीको के अंतर्गत क्या चल रहा है, रीको के क्या हो रहा है। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे फूड पार्क। सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें फूड पार्क। फूड पार्क क्या होते हैं। फूड पार्क मैं आपको समझाता हूँ फूड पार्क क्या होता है। फूड पार्क मान लो कि एक ऐसी, सबसे पहले तो गवर्नमेंट से फूड पार्क के लिए मतलब रीको द्वारा कौन से फूड पार्क है मतलब कि ज़मीन आवंटित की जाती है। उसके बाद इसमें स्टोरेज के लिए भंडारण की व्यवस्था की जाती है। सब्जियां लाएंगे कर सकोगे भंडारण की, स्टोरेज के लिए कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की जाती है। इसमें मशीनरी स्थापित की जाती है, मशीनरी जो प्रोसेसिंग प्रसंस्करण के लिए काम आती है। तो हम क्या करते हैं, किसानों की जो उपज है,
किसानों की उपज यानी कि मान लो टमाटर है, मान लो फल सब्जियां टमाटर है, टमाटर, तो इनको सबसे पहले ले जाते हैं कहाँ पे, ये फूड पार्क में। उसके बाद इनको भंडारण किया जाता है और बाज़ार में जिस मतलब डिमांड के अनुसार, बाज़ार में जितनी डिमांड है उसके हिसाब से इनको प्रसंस्करण करके तैयार माल तैयार किया जाता है या प्रोडक्ट तैयार किया जाते हैं और उनकी सप्लाई बाज़ार में की जाती है। ये इनका प्रोसेस होता है। तो ये कहाँ पे स्थापित किए जा रहे हैं, इनको ही फूड पार्क बोलते हैं। समझ गए आप? तो सबसे पहले भारत सरकार द्वारा फूड पार्क बनाए गए, वो है मेगा फूड पार्क। पहला मेगा फूड पार्क ये भारत सरकार द्वारा बनाया गया, भारत सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं। राजस्थान में रूपनगढ़ है, वहाँ पे ग्रीन टेक फूड पार्क बनाया गया इसकी तर्ज पर। और रीको द्वारा, अपने रीको के फट रहे हैं तो रीको द्वारा बनाया गया एग्रो फूड पार्क रीको द्वारा बनाया गया, ये बनाया गया रीको द्वारा। और ये राजस्थान में भी 4 बना दिए गए। राजस्थान में ऐसे 4 फूड पार्क बनाए हैं। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, बीए वाले स्टूडेंट को याद रहता है जीके किन को याद रहता है, बीए वाले स्टूडेंटों को। तो पहला तो बोरनाड़ा जोधपुर में, दूसरा अलवर हो गया, तीसरा है गंगानगर और चौथा है कोटा। ये 4 फूड पार्क है एग्रो फूड पार्क जो रीको द्वारा बनाया गया। 5वां झालावाड़ में प्रस्तावित है। ये हो गए अपने एग्रो फूड पार्क। इसको याद कर सकते हैं। बीए वाले स्टूडेंट को क्या याद होता है ज़्यादा, जीके। ठीक है, बी मतलब बोरनाड़ा, ए मतलब अलवर, जी मतलब गंगानगर, के मतलब कोटा और झालावाड़ में प्रस्तावित है। ठीक है। तीसरे फूड पार्क होते हैं मिनी फूड पार्क। अब ये क्या है, ये राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। राजस्थान सरकार बोली कि हम पीछे क्यों रहे, तो राजस्थान सरकार द्वारा मिनी फूड पार्क चलाए जा रहे हैं। ठीक है। यह है, इनका काम सभी का एक ही है, नाम ही अलग अलग है, काम एक है, सब में फूड प्रोसेसिंग का काम करना। ठीक है। ये अपने फूड पार्क हो गए। और एक नोट डाल लेना, एक पहला नोट डाल लेना, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ पे है। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र है तिवरी जगह है जोधपुर में, वहाँ पे है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एक तो ये याद करना है। दूसरा जापानी पार्क, राजस्थान में जापानी पार्क कहाँ पे स्थापित किए गए, तो ये है अलवर में। अलवर में 2 जगह है, एक तो निमराना है और दूसरा है गिलोट। ठीक है। और ये हो गए 2। और तीसरा है सेज, विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेज। राजस्थान में रीको द्वारा 2 सेज चल रहे हैं अभी। तो एक तो है अपना दोनों जयपुर में है, एक तो है जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए सीतापुरा जयपुर में। और दूसरा है महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, ये जयपुर कलवाड़ा में है, भागरोटा के पास जगह है, वहाँ पे है। ठीक है। ये हो गया विशेष आर्थिक क्षेत्र।
जयपुर में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका नाम है इंडिया स्टोन मार्ट अंतर्राष्ट्रीय पत्थर उद्योग प्रदर्शनी। यह है जयपुर के सीतापुरा में। इसका आयोजन जयपुर के सीतापुरा जयपुर में किया गया इसका आयोजन। और ये 10 से 13 नवंबर के बीच इसका आयोजन हुआ जयपुर के सीतापुरा में। ये क्या है, इसमें क्या है, ये प्रदर्शनी है जिसमें स्टोन माइनिंग, स्टोन शिल्प से संबंधित जो उद्यमी है ना, जो स्टोन से रिलेटेड जो उद्यमी है, वो यहाँ पे देश भर से आए, इकट्ठे हुए, इस प्रदर्शनी में इकट्ठे हुए उद्यमी यहाँ पर देश भर से जयपुर के सीतापुरा में इकट्ठे हुए। और एक दूसरी टर्म है, मैं बताता हूँ, जयपुर आर्किटेक्चरल फेस्टिवल। एक फेस्टिवल का भी आयोजन हुआ यहाँ पे, आर्किटेक्चरल फेस्टिवल है, वो भी इसी 10 से 13 नवंबर के बीच जयपुर आर्किटेक्चरल फेस्टिवल का भी आयोजन हुआ। यहाँ पे देश भर के क्या आर्किटेक्चरल वास्तुकार, आर्किटेक्ट, देश भर से बहुत सारे आर्किटेक्ट यहाँ पे शामिल हुए। अब इसमें क्या हुआ कि स्टोन उद्यमियों को क्या ज़रूरत है, आर्किटेक्ट की ज़रूरत है कि मूर्तियों का विकास करना है या कोई अन्य चीज़ों का विकास करना है, तो इन दोनों का यहाँ पे सीधा संपर्क हुआ, आर्किटेक्ट और उद्यमियों का यहाँ पे सीधा संपर्क हुआ इस प्रदर्शनी और फेस्टिवल के जरिए। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें ये पूछ सकते हैं आपको कि इंडिया स्टोन मार्ट अंतर्राष्ट्रीय पत्थर उद्योग प्रदर्शनी कहाँ पे आयोजित की गई और कब, तो कहाँ पे, सीतापुरा जयपुर में, और कब, 10 से 13 नवंबर 2022 में। ये इसी मतलब इकोनॉमिक सर्वे में जुड़ा है, तो इसको देख लेना आप। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे BIP। ये कंप्लीट हुआ रिको के बारे में। चौथा है BIP। चौथा है BIP, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, निवेश संवर्धन ब्यूरो। सबसे पहले तो इसकी स्थापना 1991 में की गई। इसकी स्थापना कब की गई, 1991 में, यह आपको पता होना चाहिए। और ये क्या करता है, ये जो बड़े उद्योग है ना, बड़े उद्योगों के लिए निवेश प्रोत्साहन का काम करता है, निवेश प्रोत्साहन का काम करता है, प्रोत्साहन का काम करता है, ऋण नहीं देता, ये का काम करता है या कार्य करता है। अब बड़े उद्योग कैसे, 10 करोड़ से अधिक का निवेश, 10 करोड़ से अधिक के निवेश वाले जो बड़े उद्योग है उनमें निवेश से संबंधित कार्य करता है। और इसके अध्यक्ष कौन है, BIP के अध्यक्ष कौन है, इनके अध्यक्ष है, इनके मुख्य सचिव रहते हैं, इनके अध्यक्ष मुख्य सचिव CS अभी उषा शर्मा जी है। ठीक है, यह है BIP। अब BIP के अंडर क्या चल रहा है, रिको के अंडर हमने पढ़ा, वैसे BIP के अंडर क्या चल रहा है, BIP के अंतर्गत क्या क्या हो रहा है वो देखते हैं अपने एक। तो सबसे पहले देखेंगे सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। ये क्या है, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है। यहाँ पे क्या कि एक ही जगह पर विभिन्न विभागों की समस्याओं का समाधान होता है। तो इसमें राजस्थान के 15 विभाग है, राजस्थान के 15 विभागों की 140 सेवाएं, पहले 105 थी अब 140 कर दी, 140 सेवाएं यहाँ पर एक जगह उपलब्ध कराई जाती है। और ये डाटा है दिसंबर 2022 तक का। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, 140 सेवाएं याद करनी है, 15 विभागों की 140 सेवाएं। ठीक है, कौन कौन सी सेवाएं होगी, लाइसेंस संबंधी सेवा होगी,
अनुमोदन संबंधी सेवाएं हो गई। ये सेवाएं हैं जो यहाँ पे उपलब्ध करवाई जाती है एक जगह पर सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के जरिए। दूसरा है वन स्टॉप शॉप सिस्टम। वन स्टॉप शॉप सिस्टम ये क्या है? जो ये सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है उसको और अधिक सुदृढ़ करना, और अधिक सुदृढ़ किया और वृहत निवेश को आकर्षित करने के लिए 20 सितंबर 16 सितंबर 2020 को वन स्टॉप शॉप सिस्टम शुरुआत की गई। और इसमें एक निवेश को आकर्षित करने के लिए एक बोर्ड का गठन किया गया। निवेश बोर्ड गठन किया जाता है, निवेश बोर्ड का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री जी इसके अध्यक्ष होते हैं। तो वन स्टॉप शॉप सिस्टम पता चल गया क्या है कि एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम आया, उसको और अधिक सुदृढ़ करना है और वृहद निवेश को आकर्षित करने के लिए वन स्टॉप शॉप सिस्टम लाया गया। यह इसकी स्थापना 16 सितंबर 2020 को की गई और इसमें निवेश को आकर्षित करने के लिए निवेश बोर्ड का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री जी। ठीक है, 2 हो गए। तीसरा, आगे चलते हैं। तीसरे को मैं यहां बता देता हूं। तीसरा इन्वेस्ट राजस्थान समिट। अभी इन्वेस्ट राजस्थान समिट हुई थी जयपुर में। जयपुर की एक जेईसी सेंटर है, ये आपको पता नहीं होना चाहिए। ये कहाँ पे? सीतापुरा में, ये ध्यान होना चाहिए। सीतापुरा जयपुर में ये हुई थी 7 से 8 अक्टूबर 7 से 8 अक्टूबर के बीच हुई थी ये समिट। वैसे अपन को पता यही रहना चाहिए कि एक इन्वेस्ट राजस्थान समिट हुई थी, सीतापुरा में हुई थी और 7 से 8 अक्टूबर को हुई थी। वैसे इसमें क्या किया गया? इसमें राउंड टेबल, पैनल चर्चाएं हो गई और रोड शो आदि का आयोजन किया गया और विभिन्न क्षेत्रों के लिए कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। विभिन्न क्षेत्र कौन कौन से हो गए? स्टार्टअप्स वाले क्षेत्र हो गए, एमएसएमई के रिलेटेड क्षेत्र हो गए, एग्रीकल्चर के लिए मतलब क्षेत्र हो गए। तो इनके लिए इसमें क्या किया? कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया और ये 7 से 8 अक्टूबर के बीच में हुई 2022 में और जेईसी सीतापुरा में हुई थी। ठीक है, ये इन्वेस्ट राजस्थान समिट है। इतना देख लेना, एक बार डेट देख लेना और ये देख लेना। इस प्रकार ये अपना BIP पूरा हुआ। ठीक है, अब हम देखेंगे DMIC के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, ये कुल 1504 किलोमीटर लंबा होगा। ठीक है, और इसमें कुल राजस्थान सहित 6 राज्य और एक यूटी, एक केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल है। यूटी तो इसमें दिल्ली है, मैं बता दूं आपको, दिल्ली। और राज्य में पहला हरियाणा, दूसरा यूपी, तीसरा MP, चौथा राजस्थान, पांचवा गुजरात और छठा महाराष्ट्र। इनको ये कवर करेगा। और राजस्थान में इन 1504 किलोमीटर का 38% हिस्सेदारी राजस्थान में से होकर गुजरेगा, 38%। और राजस्थान के ये 22 जिलों को कवर करेगा, 22 जिलों को कवर करेगा, यानी कि 60% क्षेत्र को ये कवर करेगा। ये तो इसके फैक्ट है कि इसमें 6 राज्य, एक यूटी है, 6 राज्य ये है दिल्ली, हरियाणा, यूपी, MP, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। और 1504 किलोमीटर इसकी लंबाई एरिया कवर करेगा। और राजस्थान में इसका 38% एरिया कवर करेगा, जिसमें 22 जिले हैं और 60% क्षेत्र है। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है?
डीएमआईसी का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी रेल मार्गों का विकास करना और सड़क मार्गों का विकास करना, यह है। और दूसरा है जो औद्योगिक सिटी है ना, औद्योगिक सिटी जैसे अलवर हो गई, जयपुर हो गई, उनको इस औद्योगिक शहर है ना, उनको स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना, स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। डीएमआईसी का मुख्य उद्देश्य ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उसमें रेल मार्ग और सड़क मार्गों का निर्माण करना और औद्योगिक शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, इसके लिए इसमें नोड बनाए जा रहे हैं, नोड रीजन बनाए जा रहे हैं। उसमें से 5 रीजन राजस्थान में है और इसमें भी 3 तो है इंडस्ट्रियल रीजन और 2 है इन्वेस्टमेंट रीजन, इन्वेस्टमेंट रीजन। ठीक है, अब 3 कौन कौन से हैं मैं बता दूं आपको। एक तो है जयपुर दौसा औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल रीजन। दूसरा है जोधपुर पाली वाला क्षेत्र, रीजन। और तीसरा है राजसमंद भीलवाड़ा वाला। ये 3 तो इन्वेस्टमेंट रीजन है और 2 इन्वेस्टमेंट रीजन है। उनको 2 डबल ए से याद कर सकते हैं, एक तो अलवर वाला और दूसरा अजमेर वाला। अजमेर किशनगढ़ इन्वेस्टमेंट रीजन। अलवर वाले में आते हैं, अलवर वाले को ऐसे याद कर सकते हैं, भिवाड़ी निमराना खुसखेड़ा इन्वेस्टमेंट रीजन। ये 5 नोड है, उसको आप ऐसे देख लेना। ठीक है, ये है डीएमआईसी, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा। लंबाई 1504 किलोमीटर है। 6 राज्य, एक यूटी से गुजरेगा। ये 6 राज्य है। राजस्थान का 38% एरिया से गुजरेगा, जिसमें 22 नहीं, ये जो 1500 किलोमीटर है इसका 38% लंबाई राजस्थान से है, जो 22 जिलों के 60% क्षेत्र को कवर करेगी। इसका उद्देश्य है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसमें रेल मार्ग बनाए जाएंगे, सड़क मार्ग बनाए जाएंगे और औद्योगिक शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। और इसके लिए 5 नोड है राजस्थान में, जिसमें 3 इंडस्ट्रियल रीजन है और 2 इन्वेस्टमेंट नोड है। अब 3 कौन से नोड है? जयपुर दौसा इंडस्ट्रियल रीजन, जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल रीजन, राजसमंद भीलवाड़ा इंडस्ट्रियल रीजन। और इन्वेस्टमेंट रीजन है, इन्वेस्टमेंट रीजन डबल ए से याद कर सकते हैं, अलवर वाला और अजमेर वाला। अजमेर किशनगढ़ वाला इन्वेस्टमेंट रीजन और अलवर में भिवाड़ी खुसखेड़ा निमराना वाला इन्वेस्टमेंट रीजन। इस प्रकार ये डीएमआईसी पूरा हुआ। ठीक है, धन्यवाद।